डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में रेफरेंस मैन एंड वुमेन, न्यूट्रिशन सिनेरियो और साथ ही में डाइटरी गाइडलाइंस पर बात करने जा रही हूँ। रेफरेंस मैन एंड वुमेन अर्थात संदर्भ महिला और पुरुष कहलाते हैं। भारतीय कंडीशंस के हिसाब से हम इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे यह इस वीडियो में देखेंगे। साथ में पोषण का क्या परिदृश्य है भारत के अंदर, इसमें स्पेशली हम महिला और बच्चों के लिए पोषण का परिदृश्य देखने जा रहे हैं। साथ जो तीसरा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वह है आहारिक दिशा निर्देश। आहारिक दिशा निर्देश के अनुसार किस पोषक तत्व या किस भोज्य पदार्थ की मात्रा को हमें कम लेना चाहिए, मध्यम लेना चाहिए, या हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, लिबरली खा सकते हैं। तो इन सारे ही बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस मैन एंड वुमेन पर। सबसे पहले हम रेफरेंस मैन की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर रेफरेंस मैन या संदर्भ पुरुष जो होता है वह किसे कहा जाता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो उसकी जो उम्र है वह 18 से 29 साल के मध्य होती है। उसका वजन 60 किलोग्राम होता है। उसकी हाइट 1.73 मीटर्स होती है। अगर सेंटीमीटर्स में देखते हैं तो वो 173 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। और जब वेट और हाइट जब हमें किसी की पता है और जब हम BMI कैलकुलेट करते हैं यानी बॉडी मास इंडेक्स, तो वह 20.3 आना चाहिए। बच्चों, आप सभी को पता है बॉडी मास इंडेक्स या आपका जो BMI है उसका फॉर्मूला होता है वेट जो है, जो कि किलोग्राम में है, इट इज डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। यानी आप वेट को जब डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे बच्चों? हाइट से, है ना। यानी कि यहाँ पर हाइट जो है वो 2 टाइम्स होती है और वेट जो है वो किलोग्राम में होता है, हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में होती है। तो उसका BMI निकल जाता है और वो इतना आना चाहिए। और वो जो व्यक्ति है वो सभी प्रकार की बीमारियों से दूर होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। ऑन ईच वर्किंग डे he is engaged in 8 hours of occupation which usually involves moderate activity। वह अपने जो दिन है या प्रतिदिन जो है वह जो भी ऑक्यूपेशन या जिस भी जॉब में है, जो भी कार्य करता है, उसमें से 8 घंटे वह मध्यम कार्य में बिजी रहना चाहिए। साथ में जब वो कार्य नहीं कर पा रहा है यानी while not at work, he spends 8 hours in bed। 8 घंटे उसको सोना चाहिए। 4 to 6 hours in sitting and moving about। 4 से 6 घंटे वह बैठ के या घूम के बिताता है। 2 घंटे वो चल के बिताता है। साथ में रिक्रिएशन और हाउस होल्ड ड्यूटीज को करता है। तो ऐसे पुरुष को हम रेफरेंस मैन कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस वुमेन की या संदर्भ महिला की। रेफरेंस वुमेन की बच्चों जब हम बात करते हैं तो पुरुष की तरह ही रेफरेंस वुमेन का जो एज है वो 18 to 29 ईयर्स के मध्य होनी चाहिए। वह महिला नॉन प्रेग्नेंट यानी गर्भवती नहीं होनी चाहिए। नॉट लैक्टेटिंग मतलब कि वह धात्री महिला नहीं होनी चाहिए। उसका वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। हाइट 1.61 मीटर्स होनी चाहिए और BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो कि हमने पिछली स्लाइड में समझा वह 21.2 होना चाहिए। वह महिला सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में वह फिजिकली फिट होनी चाहिए कोई भी एक्टिव वर्क करने के लिए। ऑन ईच वर्किंग डे, जिस तरह से हमने पुरुष के केस में देखा, इसी तरीके से महिला भी अपना हर जो क्रियाशील दिन है उसके अंदर 8 घंटे जो है वह मॉडरेट एक्टिविटी यानी मध्यम क्रियाशील कार्य करने में बितानी चाहिए। और जो रिमेनिंग उसके घंटे बचे हैं उसमें से 8 घंटे जो हैं वह सो के
स्पेंड करने चाहिए या बिताने चाहिए। 4 से 6 घंटे सिटिंग एंड मूविंग अबाउट यानी कि बैठकर या घूमकर व्यतीत होते हो, और जो 2 घंटे बचे हैं 24 घंटे में से, वह 2 घंटे वॉकिंग एंड इन एक्टिव रिक्रिएशन और हाउस होल्ड ड्यूटीज में, यानी कि इन वॉकिंग के अंदर चलकर या इन एक्टिव रिक्रिएशन यानी कि वह कोई भी क्या बोलेंगे अपन मनोरंजक कार्य जिसमें कि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रही है और साथ में गृह कार्य में बिता रही है, तो ऐसी महिला को हम संदर्भ महिला कहेंगे। बच्चों, अपन ने आज के वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है कि संदर्भ पुरुष किसे कहेंगे और संदर्भ महिला किसे कहेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं सिनेरियो ऑफ न्यूट्रिशन, या हम ये कहें कि भारत में महिला और पुरुष और साथ में बच्चों की क्या हेल्थ स्टेटस है। न्यूट्रिशन सिनेरियो या पोषण परिदृश्य की जब बात करते हैं तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी पोषण और स्वास्थ्य दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, महत्वपूर्ण कारक है किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, यानी कि मानव संसाधन विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषण दो इम्पॉर्टेंट कारक हैं। India has been classified by the World Bank as a country with a lower middle income. वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है विद पर कैपिटा जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, जो कि यूएस डॉलर में समझाया गया है 996 से लेकर 3945 के बीच में है। इट रैंक्स 160 इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग 209 कंट्रीज। अगर हम मानव विकास की श्रेणी को देखते हुए देखें तो 209 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक है वह रैंक 160 रैंक है। अमंग द इंडियन पॉपुलेशन अबाउट 28% in the rural and 26 in the urban areas as are estimated to be the below द पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो गांवों में रहने वाली 28% जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे है, और शहरों में रहने वाली कितनी है बच्चों 26%। और यह जो चीज बताई गई है वह कैसे बताई गई है कि उनका एनर्जी जो वो प्रतिदिन ले रहे हैं वो कितनी ऑन एन एवरेज कितनी है 2400 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में से तो 2400 किलो कैलोरी से अगर कम ले रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, और अर्बन एरियाज के लिए वो है 2100 किलो कैलोरी पर डे। बच्चों, हमने पिछली स्लाइड में देखा कि गरीबी रेखा को जो डिफाइन किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग 2400 किलो कैलोरी से कम ले रहे थे वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे थे, और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी से कम ले रहे थे तो वो गरीबी रेखा के या पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे थे। अगर लंबे समय तक इंसान जो है वह ऊर्जा की मात्रा कम लेगा तो क्या हो जाएगा, मालनरिश्ड यानी कुपोषित हो जाएगा और उसको कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पे समझाई हुई है बच्चों कि आपका लॉन्ग टर्म जो माल न्यूट्रिशन है दिस लीड्स टू स्टंटिंग यानी उम्र के अनुसार कम हाइट होना। स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चों जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग कम होना, मतलब अगर 12 साल का बच्चा है और उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए तो वो उतनी नहीं पहुंच पाएगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है। वास्टिंग का मतलब है बच्चों जो आगे आ रहा है शब्द कि वेट फॉर हाइट, यानी अगर किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर्स है उस अकॉर्डिंग अगर हम वेट देखते हैं तो जितना होना चाहिए उससे कम है तो वो वास्टिंग कहलाएगा। यानी स्टंटिंग मतलब हाइट फॉर एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट का न पहुंचना। वास्टिंग का मतलब वेट फॉर हाइट यानी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वजन कम होना। यानी अगर लंबे समय तक कुपोषण रहता है तो स्टंटिंग एंड वास्टिंग बच्चों में हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल यानी संक्रमण वाली डिसीजेस तो नहीं होगी
परंतु क्रॉनिक डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने में मिलते हैं। लंबे समय तक अगर डाइट में किसी चीज की कमी है तो उससे होने वाली बीमारियां देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, यानी बीमारियों को बढ़ावा देगी, साथ में डेथ को भी बढ़ावा देगी। एंड रिड्यूस फिजिकल वर्क आउटपुट, नेचुरल है आप एनर्जी कम ग्रहण कर रहे हो तो आपका जो शरीर है जितना आपका वर्क आउटपुट होना होगा उतना आप नहीं कर पाएंगे। इट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू द कंट्री, इसके कारण से अपने देश को एक बहुत बड़ा लॉस मिलेगा और वो लॉस इकोनॉमिक टर्म्स में बताया गया है। इस कारण से और देश का विकास नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितना परसेंट कौन सी डिजीज इंडिया में पाई जा रही है, वुमेन्स के अंदर, बच्चों के अंदर या एडल्ट के अंदर। हम यहाँ पर स्पेशली बच्चों न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्स आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसलिए न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स की ही बात करेंगे। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी PEM, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सच एज विटामिन ए डेफिशिएंसी जिसे BAD कहा जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसे IDA कहा जाता है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जिसे IDD कहा जाता है, एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज आर द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स frequently encountered particularly among the rural poor and urban slum communities। ये जो सारी बीमारियों की बात की PM, BAD, IDA, IDD, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो डेफिशिएंसी है, ये जनरली हमें ग्रामीण लोगों में, ग्रामीण भी पुअर लोगों में और इसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों के स्लम एरियाज में रहते हैं ना, कच्ची बस्ती वगैरह में रहते हैं, उनमें ज्यादा देखने में आती है। अंडर न्यूट्रिशन स्टार्ट्स एज अर्ली एज ड्यूरिंग कंसेप्शन, यानी कि जब फीटस या भ्रूण अवस्था में है तभी अंडर न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि उनकी मदर्स जो होती है वो अंडरवेट होती है यानी कम भार होता है। पुअर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के समय जितना वजन बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। एनीमिया यानी रक्त अल्पता की वजह से या विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। About 22% of the infants are born with low birth weight। जो टोटल बर्थ्स होती है उसमें से 22% जो इन्फेंट है वह लो बर्थ वेट यानी वजन जो होना चाहिए बर्थ के समय उससे कम वजन के पैदा होते हैं। Both clinical and subclinical undernutrition are widely prevalent even during early childhood and adolescence। क्लिनिकल सब क्लिनिकल यानी कि जो चिन्हों के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन सी न्यूट्रिशनल उसको बीमारी है वह प्रिवलेंट हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों, यानी कि जो बच्चे 1 to 6 ईयर्स के हैं, या एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में ये अंडर न्यूट्रिशन की जो स्टेजेस है ये अधिक प्रिवलेंट होती है। इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके अंदर जो पोषण संबंधी रोग पाए जाते हैं उनकी बात यहाँ पर या इस टेबल में की है बच्चों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लो बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय जो शरीर भार कम वाले बच्चे हैं वह प्रिवलेंस 22% होता है। इसी तरीके से क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, यह प्री स्कूल चिल्ड्रन के अंदर लेस देन 1% देखने में आता है। इसी तरीके से बिटॉट स्पॉट्स जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण से होता है वह 0.8 से लेकर 1% तक देखने में मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि 6 महीने से लेके 59 मंथ्स तक के बच्चे में बात की है 70% प्रिवलेंस पाई जाती है। अंडरवेट, वेट फॉर एज, अंडरवेट का मतलब क्या हुआ है, वजन जो है वो उम्र के हिसाब से कम है। ये बात कर रहे हैं हम लेस देन 5 इयर्स वाले बच्चों में। यह जो चीज है अंडरवेट वह 42.6% बच्चों में पाई जाती है जो कि 5 साल से छोटे हैं।
इसी तरह से स्टंटिंग, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, हाइट फॉर एज यानी कि उम्र के हिसाब से लंबाई का नहीं होना, यह 48% बच्चों में पाई जाती है जो कि 5 साल से छोटे हैं। इसी तरह से वास्टिंग यानी कि वेट फॉर हाइट यानी कि उनकी लंबाई के अनुसार जो वजन है वह 20% बच्चों में देखने को मिलता है। चाइल्डहुड ओवरवेट या बच्चों, जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं, इसके ऊपर जो भी चीज दी हुई है वह अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। अब ओवरवेट और ओबेसिटी भी कई बार आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम करने लग गए हैं, तो इसका परसेंटेज है 6 to 30%। क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी की यहाँ पर बच्चों बात की गई है। जिन भी व्यक्ति का, भले वो महिला है या पुरुष है, बीएमआई लेस देन 18.5 होता है, यानी 18.5 से जब कम होता है तो उसे क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। जब हम इसे देखते हैं तो रूरल एरियाज में मैन के अंदर 33.2% जो है क्रॉनिक एनर्जी यानी सीईडी से ग्रसित है। वुमेन में 36% जो महिलाएं हैं वह सीईडी से ग्रसित है। जब ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं बच्चों, तो 40% मैन और 49% वुमेन जो है सीईडी से ग्रसित है। एनीमिया को जब हम देखते हैं तो 75.2% वुमेन जो है रक्त अल्पता रोग से ग्रसित है। इसी तरीके से 74.6% गर्भस्थ महिलाएं जो है रक्त अल्पता रोग से ग्रसित है। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें 3 चीजों को समझाया गया है: गॉइटर, क्रिटिनिज्म, स्टिल बर्थ्स ड्यू टू आईडीडी यानी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। गॉइटर एंड क्रिटिनिज्म जो है वो मिलियंस में बताए गए हैं कि 54 पर्सन्स जो हैं पर मिलियन वह गॉइटर से ग्रसित है, और 2.2 पर्सन्स पर मिलियन जो है वह क्रिटिनिज्म रोग से ग्रसित है। स्टिल बर्थ्स ड्यू टू जो आईडीडी के कारण से हो रही है वह करीब 90,000 है। प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस की जब हम बात करते हैं जिसमें ओवरवेट, ओबेसिटी यानी कि बीएमआई जो है मोर देन 25 है इंसान का, उस समय पर रूरल एरियाज में जब बात करते हैं तो वहां पर ओवरवेट और ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो कम है, 7.8, 10.9। ट्राइबल एरियाज में ये और भी कम है, मेन के अंदर 2.4% और वुमेन के अंदर 3.2%। परंतु यही जब हम अर्बन एडल्ट्स में देखते हैं तो यह बहुत एक्सट्रीम लेवल तक है, जो कि है 36% एंड 40%। हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं तो अर्बन एरियाज के अंदर 35% हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, रूरल में 25% देखने को मिलता है। रूरल एरियाज के मैन और वुमेन को जब अलग अलग किया तो 25 और 24% आया। ट्राइबल एरियाज में ओवरऑल जब देखते हैं तो 24% आता है, और मैन एंड वुमेन में जब अलग अलग देखते हैं तो 25 और 23% इसका रिजल्ट है। डायबिटीज मेलाइटिस की जब हम बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में 16% जो लोग हैं वह डायबिटीज से ग्रसित है, जबकि रूरल एरिया में 5% व्यक्ति जो है वह डायबिटीज से ग्रसित है। इसी तरीके से जब हम हार्ट डिजीजेस यानी कोरोनरी हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में 7 to 9% जो व्यक्ति है वह कोरोनरी हार्ट डिजीज से ग्रसित है, जबकि रूरल एरियाज में इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम, जो कि 3 से लेकर 5% तक है। कैंसर इंसिडेंस रेट की जब बात करते हैं हम तो 1 लाख के ऊपर इसमें बात की गई है कि 113 मैन जो है वह 1 लाख पर कैंसर से ग्रसित हो सकता है, और वुमेन के केस में 123 नंबर से पर 1 लाख पे। बच्चों यहाँ पर 2 तरह के मार्क्स साइन कह दें या हम वह यूज किए गए थे। एक था आपका हैशटैग साइन और एक था आपका स्टार का साइन। तो ये हैशटैग वाला जो सर्वे है वो रूरल सर्वे है, एनएनएमबी के द्वारा किया गया है और 2005-06 में किया गया है। जो स्टार वाला सर्वे है वो ट्राइबल एरियाज पे किया गया है, जो कि 8-9 के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रिवलेंस की रेट दी गई है।
डाइटरी गाइडलाइंस या आहारिक दिशा निर्देश। राइट न्यूट्रिशनल बिहेवियर एंड डाइटरी चॉइसेस आर नीडेड टू अचीव डाइटरी गोल्स। आहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारी पोषणीय व्यवहार है या पोषण का व्यवहार है वह सही होना चाहिए, हमारी जो आहारिक चॉइसेस है वो सही होनी चाहिए और इसके लिए आहारिक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है ईट वैरायटी ऑफ फूड टू एंश्योर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को प्राप्त करने के लिए या संतुलित आहार को प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए। बच्चों 5 फूड ग्रुप सिस्टम दिया गया है, उसको देने का यही रीजन है आप हर फूड ग्रुप में से डिफरेंट तरह के फूड स्टफ को अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करें। Ensure provision of extra food and health care to pregnant and lactating women। हमारे परिवार में जो गर्भस्थ महिलाएं हैं या धात्री महिलाएं हैं उनको एक्स्ट्रा फूड दिया जाना इंश्योर करें या स्वास्थ्य सुविधाओं को दिया जाना निश्चित करना चाहिए। प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months, यानी 6 महीने तक छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years और एज लॉन्ग एज वन कैन, यानी जितना लंबे समय तक हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं उसको कराई जानी चाहिए। फीड होम बेस्ड सेमी सॉलिड फूड्स टू द इन्फेंट आफ्टर 6 months। 6 महीने के बाद बच्चे को जब हम सेमी सॉलिड फूड देना चालू करते हैं, वह फूड जो है सेमी सॉलिड फूड का मतलब है बच्चों अर्ध ठोस आहार, वह घर पे तैयार किए हुए होने चाहिए। एंश्योर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट डाइट्स फॉर चिल्ड्रन एडोलेसेंट बोथ इन हेल्थ एंड सिकनेस। जो भी घर के बच्चे हैं, जो भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, किशोरावस्था बच्चे हैं, उनको पर्याप्त और सही भोजन मिले इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, भले वो बीमार हो या स्वस्थ अवस्था में हो। ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आपको जो है बहुत सारी सब्जियों का उपयोग दिन भर में लेना चाहिए और फ्रूट्स का उपयोग लेना चाहिए। एंश्योर मॉडरेट यूज ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड एनिमल फूड्स। जो हम एडिबल ऑयल्स खाते हैं वह मध्यम मात्रा में लिए जाने चाहिए, साथ में एनिमल फूड्स जो लोग खाते हैं वह भी उसे मध्यम मात्रा में लें, और घी बटर वनस्पति जो काम में लेते हैं वह बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। ओवर ईटिंग को बच्चों अवॉइड करना चाहिए जिससे कि ओवरवेट या ओबेसिटी की प्रॉब्लम न हो। एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड बी फिजिकली एक्टिव टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट जो कि रेफरेंस मैन एंड वुमेन के लिए बताया गया है, उसको अचीव करने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इंटेक टू मिनिमम। नमक का जो मात्रा है वह भी कम रखी जानी चाहिए। Ensure the use of safe and clean foods। हम सुरक्षित भोजन ले, साफ भोजन ले, यह भी इंश्योर करना चाहिए। अडॉप्ट राइट प्री कुकिंग प्रोसेसेस, यानी कि भोजन को पकाने के पहले जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं फूड की, वह सही चीजों को काम में लेना चाहिए, साथ में अप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड्स को भी काम में लेना चाहिए। कौन सी भोजन पकाने की सही विधियां हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी पीना चाहिए एंड टेक बेवरेजेस इन मॉडरेशन। जो दूसरे अदर पेय पदार्थ आप काम में लेते हैं वो मध्यम मात्रा में काम में लेने चाहिए। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, यानी जो रेडीमेड फूड्स जो आ रहे हैं, रेडी टू ईट फूड्स आ रहे हैं, उनको कम मात्रा में काम में लेना चाहिए। आजकल सब जने पैक्ड फूड आइटम्स ज्यादा काम में लेने लग गए हैं बच्चों, इसकी मात्रा को बहुत ही कम रखा जाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर नमक, शक्कर, फैट्स ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। फाइनली लास्ट डाइटरी गाइडलाइन से इंक्लूड माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स इन द डाइट ऑफ एल्डरली पीपल। जो हमारे घर में बूढ़े व्यक्ति हैं, भली वह महिला है या पुरुष है, उनकी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स होने चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें किसे कहा था? विटामिन और मिनरल्स को। तो उनकी डाइट में यह परिपूर्ण मात्रा में, अच्छी मात्रा में होना चाहिए टू अनेबल देम टू बी फिट एंड एक्टिव, जिससे कि वह फिट रह सके, क्रियाशील रह सके। इसके साथ ही बच्चों आज का जो हमारा यह टॉपिक है
कि रेफरेंस मैन वुमेन किसे कहेंगे, हम डाइटरी गाइडलाइंस क्या है, साथ में न्यूट्रिशन सिनेरियो क्या है, वह यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।